Good morning, students. Now open your social studies book, chapter number 16, page number 122. Coming of the British. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए. इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वेल्थ एंड रिचेज नॉन एंड द एज द गोल्डन वर्ल्ड. हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था. हमारा देश भारत जो था बहुत अमीर देश था. इट अट्रैक्ट मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन पास्ट. और फिर यही चीज़ें जो हमारे देश में बहुत रिच था, बहुत प्रॉस्पेरियस था, इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, हमारे यहाँ पर अटैक किए. इनिशियली दे कम एज ट्रेड. स्टार्टिंग में वो लोग किस लिए आए थे? वो व्यापार करने आए थे. प्रोडक्ट लाइक स्पाइसेस, कॉटन, टी एक्सेट्रा. द फर्स्ट टू ट्रेड वर द अरब. सबसे पहले जो व्यापार हुआ था वो हुआ था अरब से. हु केम विया द अरेबियन सी. जो कहाँ से आए थे? अरब सागर से. देयर आफ्टर द पुर्तगालीज एंड दानिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलो. फिर उसके बाद जो पुर्तगालीज आए, दानिश आए, डच आए, फ्रेंच आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. इन टाइम द Europeans formed colonies in different part of India because of their superior arms and technology. और फिर वो लोग आए और उन्होंने इंडिया को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया और फिर वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी को और चीज़ों को लेकर आए. फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स हम पढ़ेंगे. सबसे पहले कौन सा व्यापार हुआ था? अ पुर्तगाली सेलर. एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था, नाव चलाने वाला, जिसका नाम था वास्को डी गामा, डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया इन 1498 बिया कैप ऑफ गुड होप इन अमेरिका. गुड होप इन अफ्रीका. सी रूट से आया था. उसका नाम था वास्को डी गामा, जो आया था 1498 में. लैंडेड एट कैलिकट एज नाउन एज, जो मतलब कलकत्ता की ज़मीन पर आया था, जिसको अभी कोझिकोड इन इंडिया ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ, जो केरला में है. दिस पेव्ड द वे ऑफ द पुर्तगालीज टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड. और यही रास्ता, पक्का रास्ता, यहाँ पर व्यापार का एक जरिया बना जिससे पुर्तगालीज हमारे इंडिया में व्यापार करने आए. सून द पुर्तगालीज डेवलप अ मोनोपोलॉजी इन द फील्ड दैट वर अर्लियर कंट्रोल बाय इंडियन ट्रेडर्स. और उसके बाद एकाधिकार, मतलब मोनोपोली होता है, एक अधिकार के द्वारा एक व्यापार के जरिए उन्होंने अनेक फील्ड में अपना कंट्रोल किया और व्यापार, इंडिया से व्यापार किया. दे इवन इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर गोवा ऑन द वेस्ट कोस्ट. और उसके बाद उन्होंने गोवा पर अपना, गोवा के जो एरिया हैं, तट हैं, वहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित किया. फॉलोइंग द पुर्तगालीज एग्जाम्पल, द यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द डच एंड द दानिश एंड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ऑल्सो डिसाइड टू. और फिर उसी के बाद धीरे धीरे उनके पीछे पीछे ये सारे लोग आए व्यापार करने, है ना. आए किस लिए थे? अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि इनका पर्पस था व्यापार करना, है ना. ये व्यापार करने के बहाने आए थे. ईस्ट इंडिया कंपनी. इन अर्ली टाइम्स मैनी ब्रिटिश ट्रैवलर कम टू इंडिया एंड लर्न अबाउट इंडिया प्रॉस्पेरिटी. मतलब बहुत जो पुराने टाइम में क्या होता है, ब्रिटिश जो यात्रा करने आते थे और फिर वो देखते थे कि इंडिया कितना समृद्ध है, कितना रिच है. As soon as the British realized India worth, they formed the East India Company. फिर उन्होंने यही ट्रेड के अकॉर्डिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की. कब की? 1600 ईस्वी में, 1600 शताब्दी में. विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. उसके किसके परमिशन पे? क्वीन एलिजाबेथ, जो इंडिया में व्यापार करने के लिए स्थापित की गई थी. द कंपनी सेटअप इट्स ट्रेड Central in India with the permission of the Mughal Emperor Jahangir in Bombay and Madras, now called Mumbai and Chennai respectively. पहले मतलब जहांगीर के समय में भी आए, जो मुंबई, बॉम्बे और मद्रास, जिसे अभी मुंबई और चेन्नई कहा जाता है. फोर्ट वर बुल्ट बाय द ब्रिटिश एंड दे कीप देयर ऑन आर्मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर गोडाउंस. तो क्या हुआ था कि वो लोग मतलब उन्होंने क्या किया, अपना जब ट्रेडर्स किया, व्यापार करते थे तो उनके पास सामान था, तो उन्होंने अपने फोर्ट बनवाए, किले बनवाए, और किले में सिपाही जो प्रोटेक्ट करते थे उनको रखने के बहाने, मतलब रखने के बहाने गोडाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपनी आर्मी स्थापित की. कि हम अपनी आर्मी क्यों रख रहे हैं? कि हमारा सामान कोई चुरा के ना ला जाए, है ना.
इस तरीके से। फिर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में, द मुगल एम्पायर हैड कम वेरी वीक, मुगल क्या थे, बिल्कुल वीक हो गए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, और फिर ईस्ट इंडिया इस चीज़ का बेसब्री से क्या लाभ फ़ायदा उठाना चाह रहा था सिचुएशन का। द फर्स्ट एफर्ट इन द डायरेक्शन हु was to bring Bengal under their control and it was the richest province at that time। तो उन्होंने सबसे पहले जो बंगाल का था वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया, क्योंकि उस समय वो प्रांत बहुत अमीर था उस समय। द नवाब ऑफ बंगाल वॉज सिराज उद दौला एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय बंगाल का जो राजा था वो थे, नवाब था, वो था सिराज उद दौला। द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएट एफर्ट टू डेवलप इट्स आर्मी एंड कलकत्ता, तो फिर उन्होंने अपनी आर्मी को तुरंत जल्दी से जल्दी और बढ़ाने का काम किया। एज सुन एज नवाब गॉट टू नो अबाउट इट ही डिसाइड वार, जब तक कि अगर वो नवाब जान पाते उनने युद्ध कर, उसने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करे। ही वॉज हाउ एवर डिफीटेड द, और उसके बाद वो बैटल प्लासी का जो बैटल था वो हार गया। क्योंकि हार गया, किस लिए हार गया, क्योंकि उसी का जनरल था, जो किसका, नवाब का जो जनरल था मीर जफर, उसने उसके साथ विश्वासघात किया था। द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन दिस बैटल अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, और उस समय जब जीती हुई जो युद्ध लड़ा था उस समय उनका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव। द लेट द एनेक्शन ऑफ बंगाल द पावर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश ग्रू स्लोली एंड स्टडली, और इसी के कारण फिर जो ब्रिटिश बंगाल में ब्रिटिश का पावर था वो तेजी से बढ़ने लगा। द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड अंडर द कंपनी ड्यू टू द हाई टैक्स लाइव्ड ऑन देम, और जो ब्रिटिश लोग होते थे वो बंगाल के लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाने लगे थे। फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन द 1764। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1707 में, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बिटवीन द ब्रिटिश, वन साइड क्या था, वन साइड ब्रिटिशर्स थे और दूसरी साइड नवाब, बंगाल के जो नवाब थे, नवाब बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और मुगल इंपीरियर था। अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकम द विक्टर लीडिंग द होल बंगाल कमिंग अंडर, और उसके बाद जो बचा कुचा भी बंगाल था वो भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज रूल इन इंडिया, अब क्या हुआ, उन्होंने अभी बंगाल में अपना प्रभाव जमा लिया। अब क्या हुआ, उन लोगों ने कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दी। इमर्जिंग एज विक्टर इन बोथ बैटल, जब ये दोनों बैटल जीत गए, बैटल मीन्स होता है युद्ध, है ना, लड़ाइयाँ। द ब्रिटिश थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी लेट द फाउंडेशन ऑफ इट्स कॉलोनी रूल इन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर कॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनी, अपनी कॉलोनी मतलब अपने ब्रिटिशर्स को लाकर, अपने लोगों को लाकर यहाँ पर जमा दिया जाए। दे टुक एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस रूलर्स एंड स्टैंड देयर बेस, और ये सब कैसे हो पाया, क्योंकि जो हमारे इंडियंस थे उनकी एकता में कमी थी, मतलब वो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते थे। यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने कूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई और पूरे इंडिया को जल्द ही अपने कब्जे में कर लिया था। लॉर्ड रिचर्ड वास्ले हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798, जो इंडिया के गवर्नर बने और कब से, 1798 से 1805 तक। इंट्रोड्यूस बाय द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलियंस, मतलब सहायक संधि से। द इंडियन रूलर स्लोली गेव अप देयर कंट्रोल टू द, और धीरे धीरे जो इंडियन शासक थे उन्होंने भी अपना पूरा कंट्रोल किसको दे दिया था, ब्रिटिशर्स को दे दिया था, विद देयर आर्मी टू एक्सटर्नल अफेयर्स। इन रिटर्न ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्ट देमसेल्फ अटैक फ्रॉम द देयर रिविल्स एज दे हैड सुपीरियर आर्म विद दैम, और उन्होंने किस लिए दिया था कि अब ये लोग तो आ चुके हैं, ये ज़्यादा बैटल जीत चुके हैं, तो अब और ज़्यादा अपने ऊपर से विश्वास खोकर इन लोगों ने क्या किया कि जो था अपनी जो शासन था वो भी इनके हाथों में सौंप दिया, किसके बदले में, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बाहर के जो प्रतिद्वंदी आएंगे, अगर बाहर से कोई आक्रमण करता है तो वो उनसे उनके प्रोटेक्ट करेंगे। The Governor General of India from 1848 to 1856, लॉर्ड डलहौजी जब आए, इंट्रोड्यूस द डिक्टोरियन ऑफ लैप्स, उन्होंने एक जो चुकाना होता है, लगान जैसे होता है, वो सिद्धांत लेकर आए थे। द पॉलिसी गिव द ब्रिटिश ऑफ अथॉरिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंडियन स्टेट इफ इट रूलर डाइड विद लीव एनी नेचुरल ब्रॉन हेयर, मतलब वहाँ पे होता था कि वो यहाँ पे कोई भी नेचुरल
पॉलिसी के द्वारा क्या होता था कि एक कंट्रोल, इंडियन के राज पे कंट्रोल करना, और उनके मतलब वो जो हेरिडिटी थी वो चल रही थी। पॉलिसी कॉज सर्व रेजमेंट, और यही चीज़ें हेरिडिटी मतलब उनके पिता के बेटे बेटे ऐसे हेरिडिटी चल रही थी शासन करने में। तो ये चीज़ें क्या हुई थी कि नाराज़गी बन गई थी लोगों के, रेजेंटमेंट होता है मतलब नाराज़ होना, अमॉन्ग मैनी किंगडम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे सारी जगहों पे ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नाराज़गी जता, एज ए रिजल्ट ब्रिटिश कंट्रोल, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पर कॉलोनीज स्थापित कर ली थी। एंड एंगर अमॉन्ग द कॉमन पीपल, अब लोगों में गुस्सा कैसे फूटने लगा। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है कि इंडिया हमेशा से ही रिच रहा है नेचुरल रिसोर्स में, जो मिनरल्स वगैरह थे सारी चीज़ों में। इन देयर फॉर बिकम अ ग्रेट सोर्स of how many raw materials of factories of East India Company in Britain. India was also a huge market of factory made good from Britain. The British thus start exploring India. क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल था बहुत ज़्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये लोग व्यापार करते थे, तो अपनी ही कंपनी में ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल वहाँ से इकट्ठा करके वहाँ पे बनवाते थे और ब्रिटेन भेजते थे, और उसके बदले में इंडिया को बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे फोर्स इंडियन फार्मर, वो क्या करते थे, जो किसान थे इंडिया के, उनकी फसल, अच्छी फसलें, कैश क्रॉप जो होती है अच्छी, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन फसलों को उगाते थे और बहुत कम प्राइस में लेते थे, कॉजिंग दैम इकोनॉमिक, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। द ब्रिटिश ऑल्सो डिड नॉट अलाउ इंडियन ट्रेडर्स टू ओपन फैक्ट्रीज एंड मिल्स इन इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स होते थे अब उनको उनका शासन करने लगे थे, हमारे इंडिया पे राज करने लगे थे, तो वो लोग जो इंडियंस होते थे उनको बाहर जाके व्यापार नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि जो भी व्यापार करना है हमसे करो, हमारे थ्रू करेंगे, तो उससे जो भी उनका बेनिफिट होता था वो उन ब्रिटिशर्स को होता था। तो दे वर नॉट अलाउड टू, और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। द लाइफ ऑफ द इंडियन क्राफ्टमैन वर ऑल्सो बैडली हिट एंड चीप ब्रिटिश फैक्ट्री मेड गुड्स वर सोल्ड ओवर इंडिया। और वो लोग क्या करते थे, इंडियन क्राफ्टमैन वो को अच्छा सामान बनवाते थे और वो सस्ता मतलब उनसे खरीदते थे, और जो बुरा माल वहाँ ऑल ओवर अच्छा पूरी इंडिया से ले लेते थे और मतलब खराब माल भेज देते थे, जिससे हमारे यहाँ की बुराई हो। दे कुड नॉट कंप्लीट द pieces of cloth goods were sold over अदर गुड मेड इन इंडिया, और बाहर से भी कोई सामान यहाँ पर नहीं आने देते थे। मिलियंस ऑफ वीवर्स लॉस्ट ऑफ देयर जॉब, बहुत सारे जो वीवर्स थे, बुनाकार थे, कपड़े जो बनाते थे, वो अपनी जॉब खो चुके थे। उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉवर्टी, गरीबी और अकाल पड़ गया। टुगेदर दे कॉज्ड एंगर अमॉन्ग द कॉमन पीपल, और उसके बाद बीच में जो कॉमन पीपल थे, लोग थे, वहाँ पे आक्रोश बहुत ज़्यादा हो गया था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद रिवॉल्ट मतलब विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। कब से? 1897 से विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। सच एक्सप्लोरेशन बाय ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू अनहैप्पीनेस, मतलब लोगों के बीच में जब ये व्यापारियों के, किसानों के और जो क्राफ्टमैन थे, जब वो इनसे नाराज होने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर अंदर ही अंदर आग फूटने लगी, अंदर लोगों के आग जलने लगी। इंडियन रूलर्स द स्पॉइज, सिपॉइज मतलब होता है सिपाही, सिपाही, और इंडियन सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, द पीजेंट एंड द ऑल अदर आर, सारे ही लोग अनहैप्पी थे, जो उनकी आर्मी में थे वो भी और जो इंडियन सोल्जर थे वो भी। ऑल दिस लेड टू अपराइजिंग इन 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसके बाद वहाँ पे विद्रोह होने लगा, पॉपुलरली नॉन एज रिवॉल्ट, और इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 या विद्रोह कहा जाने लगा, है ना, 1857 का विद्रोह कहा जाने लगा। जो क्या होता है, सिपाही, जो सिपाहियों की वजह से होता है, उनके अंदर से जो आक्रोश फूट रहा था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल का मतलब था कि वो जो होते थे इनफील्ड राइफल जो होते थे, द कार्टिज मतलब हड्डियों के बने होते थे, राइफल हड्डियों के बने होते थे, उनके पास जो ग्रीस लगा होता था वो भी मांसाहारी होता था। इट वॉज बिलीव दैट द कवर वॉज ग्रेस विद द फैट ऑफ काव एंड पिग्स, जो ग्रीस होता था उसके ऊपर काव और पिग्स का फैट होता था। द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू एज वेल मुस्लिम वर हर्ट बाय दिस,
एज हिंदूज आर नॉट परमिट टू ईट बीफ एंड मुस्लिम आर नॉट परमिट टू ईट पोर्क, क्योंकि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही यहाँ पर दोनों की ही भावनाओं को ठेस पहुँच रही थी, क्योंकि हिंदू लोग गाय नहीं खा सकते हैं और जो मुस्लिम है वो सूअर का मीट नहीं खा सकते थे, इसलिए दोनों की भावना ही आहत हो रही थी। द इंडियन सोल्जर दस रिफ्यूज टू यूज़ दिस कल्चर, तो जो इंडियन सोल्जर थे उन लोगों ने तुरंत मना कर दिया था कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ये हथियार यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो कारतूस होता था उस समय वो मुंह से खींचना पड़ता था, है ना। और मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि उंगली से दबाया और चल गया, पहले मुंह से भी खींचना पड़ता था उसको, तो वो कहते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दे रिवेल्ड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश मास्टर, फिर उसके बाद वो लोग उनके अगेंस्ट हो गए, बागी कर मतलब बगावत करने लगे। द रिविलियन बिगेन इन गैरिसन टाउन एंड मेरठ एंड स्प्रेड टू, और धीरे धीरे ये सब जगह फैलने लगा मेरठ से। द मेरठ रिवेल, मेरठ से जो हुआ दिल्ली टू क्राउन द मुगल एम्पायर बहादुर शाह, जो स्टार्ट कहाँ से बहादुर शाह ने भी किया, बहादुर शाह द्वितीय ने नॉन वाज जिनको बहादुर शाह जफर कहा जाता था, जो राइटफुल बहुत अच्छे शासक थे उस समय। दे स्पॉय रिविलियन सून, और ये जो सिपाही थे धीरे धीरे जगह जगह फैलने लगे, और जो फायर वार ऑफ, जो स्वतंत्रता की आग स्वतंत्रता पाने के लिए एक आग, मतलब स्वतंत्रता अपनी आज़ादी को पाने के लिए एक आग बनने का काम किया, लोगों में भड़कने लगी कि अब हमें आज़ादी चाहिए, ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। इनमें मैनी इंडियन रूलर्स वॉज इन्वॉल्व दिस वार सच एज रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जो झांसी की थी, नाना साहब, तांत्या टोपे, राव तुला राम एंड कुंवर सिंह। सस्पेंशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब इनका दमन कैसे हुआ। द ब्रिटिश एक सेकंड रुकना। द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट विद इन ईयर, सम टाइम ऑफ मेजर रीजन्स फॉर द फेलर, और इसके कुछ जो मेन रीज़न थे वो फेल कैसे हुआ। इट वॉज नॉट वेल प्लान, क्योंकि ये रिवॉल्ट पूरी तरीके से प्लान नहीं था और जगह जगह नहीं फैल पा रहा था। द लूज यूनिटी, और इन लोगों में क्या था, जो ब्रिटिश जो इंडियंस थे, बागी जो लोग थे, वो सिपाही वगैरह थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, इनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। द ब्रिटिश सोल्जर हैड ए ट्रेंड, और जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो पूरी तरीके से ट्रेंड थे, उनकी आर्मी, और उनके पास हथियार भी बहुत बेटर थे। रानी लक्ष्मीबाई डाइड विल फाइटिंग एंड फिर नाना साहब वॉज डिफीटेड, बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर एंड एक्सिल्ड टू वर्मा, तो रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, नाना साहब जो हार चुके थे, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनको वर्मा भेज दिया गया, जिसको अभी म्यांमार कहते हैं। वेयर ही डाइड लेटर बोथ हिज सन वर ऑल्सो किल्ड, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों को भी मार दिया गया। दिस ब्राउड टू एन एंड टू वंस माइटली मुगल एम्पायर, उसके बाद मुगल बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों के बाद उनके एम्पायर का ही खात्मा हो गया, मुगल एम्पायर ही खत्म हो गया। As a result of this revolt, the British Crown replaced the rule of British East India Company and Queen Victoria was declared the Empress of India. उसके बाद विद्रोह के बाद जब पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हुआ, तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से स्थापित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भारत की रानी बनी। इट वॉज ऑल्सो हेल्प फॉर दिस एज द हर व्यासराय गवर्नर इंडिया, और उनको इंडियन सूबेदार बनाया गया गवर्नर इंडिया का। बच्चों अभी तक मैंने आपको इतना चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, बाकी का चैप्टर मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।